बेटा आज कोविड-19 महामारी के कारण हमारा पूरा देश जो है इससे परेशान है, कोरोना से। तो मैंने आपको बताया था कि इस समय हम लोगों के ऑफलाइन क्लासेस जो बंद हो चुके हैं तथा ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें दूरी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें, किसी से मिलने जुलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको पढ़ा रहा था टेंस, तो मैंने बताया था, मैंने टेंस का एक भाग जो है अपलोड भी किया अपने वीडियो में, जिसमें मैंने केवल आपको सब्जेक्ट और आपको वर्ब बताया। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं बता नहीं पाया। आज नेक्स्ट हम उसी को पढ़ेंगे टेंस के अकॉर्डिंग टू टेंस। मैंने बताया था टेंस का मतलब होता है काल या समय। क्या होता है? काल या समय। अब काल या समय मैंने बताया था किसको कहते हैं। टेंस अब लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ काल या समय होता है। मैंने इसमें आपको सब्जेक्ट बताया था, सब्जेक्ट बताया था। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला होता है नॉन लिविंग सब्जेक्ट, दूसरा होता है लिविंग सब्जेक्ट, अर्थात लिविंग सब्जेक्ट और नॉन लिविंग सब्जेक्ट। और आपको मैंने वर्ब बताया था। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया क्या होती है? कर्ता के द्वारा किए गए कार्यों को क्रिया कहते हैं। तो क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। मुख्यतः हमारे अकॉर्डिंग टू टेंस क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर पहला होता है मेन वर्ब, जिसको कहते हैं मुख्य क्रिया। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, इसको कहते हैं सहायक क्रिया। अब यहां मुख्य क्रिया को जानना सबसे पहले आवश्यक है। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को मुख्य क्रिया कहते हैं। मैंने आपको पहचान भी बताया था, हंसना, रोना, गाना, जिस क्रिया के अंत में, जिस शब्द के अंत में नानी ने या नाना नानी को छोड़ करके वो सब मेन वर्ब होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? सहायक क्रिया। मैंने ये भी बताया था सहायक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी एक्सिलरीज होती है, दूसरी मॉडल एक्सिलरीज होती है। और हम जानेंगे मुख्य क्रिया मेन वर्ब के बारे में। ये मेन वर्ब क्या है? जो मुख्य क्रिया होती है, ये पहले तो 4 ही थे लेकिन अब 5 हो गए। कितने प्रकार की मुख्य क्रिया होती है? 5 प्रकार की। नंबर पहला, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस फॉर्म। नंबर दूसरा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नंबर तीसरा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। नंबर चौथा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और नंबर 5वां, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। इतने प्रकार की हमारी मेन क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है। और मैं आपको ये बता दूं कि अकॉर्डिंग टू टेंस ये सारी क्रियाएं जो है टेंस में यूज की जाती हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि आप इसका यूज कैसे करेंगे सहायक क्रिया में, किस प्रकार से। तो इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा, यहां देखिए जो टेंस होते हैं, सबसे पहले तो ये टेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस। नंबर दूसरा, पास्ट टेंस। नंबर तीसरा, फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के आपके टेंस होते हैं, जिसको कहते हैं हम वर्तमान काल,
भूतकाल और तीसरे में भविष्यकाल। इतना तो आप जान गए होंगे। अब जो प्रेजेंट टेंस होते हैं इसके 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। इसके 4 प्रकार होते हैं। नंबर पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर तीसरा प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी हिंदी क्या होती है हम यहां लिख देते हैं। वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी होती है वर्तमान लगातार काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान पूर्णकाल। वर्तमान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी होती है वर्तमान पूर्ण अपूर्ण लगातार काल। ये आपके प्रेजेंट टेंस के भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। नंबर पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नंबर चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम कंडीशन यही है पास्ट के साथ। यहाँ प्रेजेंट को हटा करके पास्ट जोड़ दीजिए और यहाँ वर्तमान के स्थान पर भूत को जोड़ दीजिए तो आपका ये पूरा टेंस हो जाएगा। नंबर तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो सेम कंडीशन फॉलो इसके लिए भी है कि प्रेजेंट को यहाँ से हटा दीजिए और फ्यूचर को यहाँ लगा दीजिए और यहाँ से भविष्य को जोड़ दीजिए तो सबकी हिंदी आपको क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहले जो जानना है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो 2 चीज होती है। नंबर पहली चीज होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब और नंबर दूसरी चीज होती है उसकी मेन वर्ब। टेंस में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। अब मैं आपको बताता हूं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये 2 चीजें मैं आपको बताता हूं। आप इस चार्ट के माध्यम से जान लीजिएगा। ये प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस। आप यहाँ आइए, इसको ऐसे कर दीजिए और इसके एक कॉलम बना लीजिए। ऐसे कॉलम बना लीजिए।
ये कॉलम बना लिए आप, कॉलम बना लीजिए। तो आप ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिए इंडिफरेंट, इंडिफरेंट, यहाँ लिख दीजिए कॉन्टिन्यूअस, यहाँ लिख दीजिए परफेक्ट, और यहाँ लिख दीजिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। अब आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना है, आप सीधे जान लीजिए कि जितने भी इंडेफिनिट होते हैं, आपको मैं बता दूं एकदम सीरियल क्रमांक से, कि पूरे टेंस में 3 इंडेफिनिट, 6 कॉन्टिन्यूअस और 3 परफेक्ट होते हैं। पूरे टेंस में 3 इंडेफिनिट, 6 कॉन्टिन्यूअस, 3 परफेक्ट होते हैं। तीनों परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तीनों परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। 6 कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, 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 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब बच गए 3 इंडिफरेंट। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में जब कर्ता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, तो हम क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या एस का यूज करते हैं और उससे पहले केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। बाकी नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, नेगेटिव तक डिड प्लस नॉट का प्रयोग होता है। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तथा सहायक क्रिया विल या शैल का यूज होता है। यहाँ डू या डज का प्रयोग होता है। यहाँ सहायक क्रिया में इज, एम, आर का प्रयोग होता है। इसमें सहायक क्रिया में वाज या वेयर का प्रयोग होता है और इसमें सहायक क्रिया में विल या शैल प्लस बी का प्रयोग होता है। इसमें हैज या हैव का प्रयोग होता है। इसमें हैड का प्रयोग होता है और इसमें विल या शैल प्लस हैव का प्रयोग होता है। इसमें हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग होता है। इसमें हैड प्लस बीन का प्रयोग होता है और इसमें विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन का प्रयोग होता है। अर्थात ये सहायक क्रियाएं क्लियर हो गई। मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये फ्यूचर इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना आपका क्लियर हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जब करता एक वचन हो तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं और
निगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव तक सहायक क्रिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगती है, सहायक क्रिया मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है तथा सहायक क्रिया डू या डज लगाई जाती है। कंटीन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, सहायक क्रिया में इज आर एम का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, सहायक क्रिया में हैज या हैव का यूज करते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है तथा निगेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव निगेटिव तक सहायक क्रिया में डिड का प्रयोग किया जाता है। सॉरी ये नॉट नहीं रहेगा, डिड का प्रयोग किया जाता है। वाज या वेयर ये पार्ट कंटीन्यूअस में लगाया जाता है तथा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ सहायक क्रिया में हैड का यूज किया जाता है तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया में आईएनजी का यूज होता है प्लस, ठीक है, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फ्यूचर टेंस में मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, विल या शैल का प्रयोग किया जाता है सहायक क्रिया में। फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल या शैल का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ भी लगा दिया जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर दिया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, सहायक क्रिया में विल या शैल प्लस हैव का यूज किया जाता है तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन का प्रयोग किया जाता है। इतना तो आपका क्लियर हो गया। मैंने बताया दोस्तों कि पूरे टेंस में 3 इंडिफिनिट, 3 परफेक्ट और 6 कंटीन्यूअस होते हैं। आपको जान ऐसे ही लेना चाहिए कि जब 3 इंडिफिनिट होंगे तो इस समय प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग होता है जब कर्ता सिंगुलर नंबर रहता है तथा पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। बाकी हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो 3 परफेक्ट होते हैं जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है और 6 कंटीन्यूअस होते हैं जिसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब आप इसको चाहे तो उतार भी सकते हैं, चाहे इसको अपने फेयर पे लिख सकते हैं या आप एक फेयर बना सकते हैं। टेंस जानने का सबसे साधारण सिंपल तरीका है ये। यदि आपको टेंस पढ़ना है तो बड़े साधारण रूप से इस टेंस को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। मित्रों टेंस पढ़ना तो बड़ा आसान है लेकिन टेंस समझना बड़ा कठिन है, इसलिए टेंस को समझना सीखिए। अर्थात कोई भी चीज है जिसको आप जानते हैं उसको केवल जानना और समझना सीखिए, पढ़ना मत सीखिए। क्योंकि पढ़ने का मतलब यह है कि आपने पढ़ लिया लेकिन उस पर अमल नहीं किया, और समझने का मतलब यह है कि आप उस विषय पर आपने अमल किया, उसको समझा। और पढ़ने और समझने में यही अंतर होता है कि पढ़ने के बाद इंसान भूल जाता है लेकिन समझने के बाद इंसान वृद्धावस्था तक कभी भूलता नहीं है। इसलिए आप समझिए, पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपका आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल, इसकी हिंदी होती है। अर्थात वर्तमान समय में कार्य का होना तो पाया जाता है लेकिन कार्य पूर्ण होगा कि अपूर्ण रहेगा इसमें अनिश्चितता रहती है। मित्रों इसकी परिभाषा यही होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कि वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का, किसी कार्य का होना पाना निश्चित होता है। मतलब वर्तमान समय में किसी कार्य का होना तो पाया जाता है लेकिन उसमें निश्चितता नहीं रहती है, अर्थात अनिश्चितता रहती है कि वो पूर्ण होगा कि अपूर्ण रहेगा। अब इसकी पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ता है, ती है तथा ते हैं। ये हो गई आपकी पहचान।
ता है, ती हैं, ते हैं। अब पहचान के बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। इसमें यस यानी यस अर्थात सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया में डज का प्रयोग करते हैं और पी यानी यस के साथ सहायक क्रिया में डू का प्रयोग करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया कि सहायक क्रिया अर्थात एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब मित्रों आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा निगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब सबसे पहले तो जानना आपको ये जरूरी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूं एक साधारण तरीका। जैसे राम घर जाता है, राम घर नहीं जाता है। क्या राम घर जाता है? क्या राम घर नहीं जाता है। अब मित्र सबसे पहले तो आप जान लीजिए सबसे साधारण तरीका, किसी भी सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू टेंस हम कितने भाग में तोड़ सकते हैं। यदि कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू टेंस हम किसी सेंटेंस को कितने भागों में तोड़ सकते हैं, तो आप सीधे जवाब दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू टेंस हम एक सेंटेंस को 48 भागों में तोड़ सकते हैं। कितने भागों में? 48 भागों में तोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। किसी भी सेंटेंस को हम 48 भागों में तोड़ सकते हैं।
मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो जानना आपके लिए यह आवश्यक है कि कौन सा इसमें अफर्मेटिव है, कौन सा निगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव और कौन सा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैं आपको बताता हूं, जिस वाक्य के पहले क्या और वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, जैसे क्या का मतलब इंट्रोगेटिव और नहीं का मतलब निगेटिव, अर्थात आप ऐसे लिख दीजिएगा तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या आया है, नहीं नहीं आया, तो इसका मतलब केवल आई है, आई का मतलब इंट्रोगेटिव, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ देखिए केवल नहीं आया है, तो इसका मतलब केवल यन है, आई नहीं है। यन का मतलब निगेटिव, अर्थात ये नकारात्मक वाक्य है। और इसमें देखिए ना ही क्या आया, ना ही नहीं आया, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अर्थात राम घर जाता है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम घर नहीं जाता है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस। क्या राम घर जाता है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या राम घर नहीं जाता है, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद मैं आपको जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा तो आप ये जान लीजिएगा, आपका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा। तब तक ये जो जानकारी मैंने दिया है इसको आप लोग पढ़ें और इसका गहन अध्ययन करें। धन्यवाद।